Hello students, this is Professor Ashish Pidkar from St. Wilfrid College Arts, Commerce, Science, Panvel from the Department of Physics. This is our lecture 10 from the lecture series Classical Physics. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है उसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं. कौन से? फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो बिफोर एंड आफ्टर जो एनर्जी होता है, बिफोर द एक्शन हैपेंस एंड आफ्टर द एक्शन हैपेंस, वो जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कंजर्व होता है. मतलब बिफोर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन है वो एडिशन वो बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एनी इवेंट. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल देखेंगे. तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द सेकंड, दैट इज नथिंग बट अ पेंडुलम. तो पेंडुलम में भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. सो फर्स्ट, आवर फर्स्ट एग्जांपल इज a ball of mass m is dropped from the height h above the ground. मतलब एक बॉल है हमारे पास जिसका मास m है और वो हम लोगों ने एक h हाइट से ड्रॉप किया हुआ है ग्राउंड के ऊपर. ठीक है, जो फिगर में दिया हुआ है. तो जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बॉल है वो बॉल को हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से हम लोग ड्रॉप करवाने वाले हैं. तो वो जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड विच इज नथिंग बट h. ठीक है, तो इनिशियली बॉल का जो हाइट है वो h है, इनिशियली बॉल यहाँ पे. तो आगे क्या करना है, निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोगों को एयर रेजिस्टेंस लेना नहीं है. अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस लेते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स होता है वो फोर्स को भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंसीडरिंग अ सिंपल सिनेरियो इन विच द बॉल इज फ्रीली मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड without having any air resistance. So determine the speed of the ball when it is at the height y above the ground. इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी हाइट जो है y हाइट मतलब y कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच हाइट यू वांट टू टेक. ओके, सो आई एम टेकिंग इट रैंडमली एज y. So we'll just form a equation with respect to y and then you can substitute y for anything and then you can get the speed at that height. So हम लोगों को करना क्या है कि समझो फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ से जब हम लोगों ने छोड़ा तो यहाँ पे जब बॉल था तब वो बॉल का स्पीड क्या था वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है. ओके, सो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जिससे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग उसका स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिकॉज द बॉल इज इन द फ्री फॉल. तो बॉल क्या है, फ्री फॉल में. फ्री फॉल का मतलब क्या है कि इट इज जस्ट एक्टिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो मूव कर रहा है, बाकी एयर रेजिस्टेंस वगैरह उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसका अगर एयर रेजिस्टेंस ऐड कर रहा होता तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हमें लेना पड़ता. तो हम लोग वी आर निग्लेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स. सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू द बॉल अर्थ सिस्टम. तो ऑफकोर्स हम लोगों ने लास्ट कुछ एग्जांपल्स में देखा है कि हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, जो सिस्टम के अंदर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों का सिस्टम क्या है, बॉल अर्थ सिस्टम. अभी हम लोगों ने बॉल अर्थ सिस्टम के लिए बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज बॉल और वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसलिए हम लोगों ने सिस्टम कौन सा कंसिडर किया हुआ है, बॉल अर्थ सिस्टम कंसिडर किया. इनिशियली द सिस्टम हैज अ पोटेंशियल एनर्जी बट नो काइनेटिक एनर्जी. अभी तुम लोगों को पता होगा कि whenever the object is at height h with respect to ground, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर h हाइट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या होता है, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होता जब तक वो टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करना नहीं स्टार्ट करता. तो उसके पास क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं. तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एज द बॉल फॉल्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे बॉल फॉल करते जाएगा वैसे वैसे विद रिस्पेक्ट टू हाइट उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा. लेकिन वो फॉल कर रहा है, इसकी वजह से उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा. दैट मीन्स नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इक्वल टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हो रहा है उसके हिसाब से ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. एट दिस इंस्टेंट द बॉल रिलीज्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो था. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था मतलब क्या था
कि बॉल जब एक पर्टिकुलर हाइट पे था तब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, हम लोगों ने तब उसको रिलीज नहीं किया था, इसकी वजह से उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। सो यू कैन से दैट कि I इज इक्वल टू 0, वेयर I सफिक्स जो है वो क्या डिनोट करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी डिनोट करता है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज UI विच इज इक्वल टू mgh। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UI। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग सिंबल जो है वो सिंबल U यूज करते हैं, कैपिटल U, और I इज नथिंग बट अगेन इनिशियल, and that is nothing but mgh, okay, mass into gravitational acceleration into height, ठीक है। So when ball is at distance y above the ground, its kinetic energy will be, तो बॉल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस y पे, हम लोगों को उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर हम लोगों को बॉल, अगर हम लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस y पे लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो बॉल का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा। दैट इज नथिंग बट b स्क्वायर इज नथिंग, b इज नथिंग बट अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉल at distance या फिर at height y, and the potential energy relative to the ground, potential energy क्या हो जाएगा, uf is equal to mgh, ठीक है। अभी वो जो mgh है यहाँ पे जो h है, ये h की वैल्यू हमें डालना बाकी है। ये h की वैल्यू फाइनल में क्या है हमारे पास, तो y है, क्योंकि हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा डिस्टेंस अभी क्या हो चुका है, y हो चुका है। तो हम लोग जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हम लोग h की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और जो kf की वैल्यू है इसमें हम लोग ये मेंशन करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियली बॉल रेस्ट पे था एक पर्टिकुलर हाइट h पे, ठीक है। लेकिन जब वो पर्टिकुलर हाइट y पे पहुंचा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी जो था वो वेलोसिटी इंक्रीज होके vf हो गया। f जस्ट डिनोट्स अ फाइनल वेलोसिटी, और mgy इसलिए मैंने किया है क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब वो y हाइट पे था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, y कंसीडर किया। तो यू कैन सी दैट ये जो y कंसीडर किया है, ये y की वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, एंड फॉर द डिफरेंट हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हम लोग उसका डिफरेंट वेलोसिटी का जो टर्म्स है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक m है और राइट हैंड साइड में 2 m है। वो m को अगर हम लोग कॉमन कर निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले m के साथ वो कैंसिल होता है। सो फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा, मतलब अगर मैं बॉल के जगह पे, बॉल एक मास m का है, अगर मैं उसके जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो ऑफ कोर्स उसका जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी m कट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कोई भी मास हो, अगर वो एयर फ्रिक्शन के ऊपर अगर ये नहीं होता, मतलब अगर उसमें एयर फ्रिक्शन नहीं होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जानना चाहते हो तो अगर तुम्हारे पास एक फेदर है और एक 5 किलो का अगर एक बॉल है, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस पूरा का पूरा निकाल दिया, सो उससे क्या होगा कि जो फेदर होगा और वो जो बॉल होगा वो बॉल दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे और दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। अब तुम बोलोगे कि फेदर तो बहुत हल्का होता है, फेदर हल्का होता है लेकिन वो जो हवा होती है वो हवा की वजह से वो अपवर्ड, उसको एक अपवर्ड मोशन मिलता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एयर रेजिस्टेंस इज प्लेइंग द रोल। अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निकालते तो वो जो फेदर है और वो जो बॉल है दोनों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से और उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड ना करने की वजह से, कोई भी मास ले लो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज bf स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने bf स्क्वायर कैलकुलेट किया। सो bf स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g ब्रैकेट h माइनस 1। सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज ये जो है mgy जो है वो mgy का m तो कैंसिल हो गया, तो gy हम लोग वो साइड में डाल देंगे एंड देन दिस डिनोमिनेटर का 2 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा एंड देन यू विल गेट 2g ब्रैकेट h माइनस y इज इक्वल टू vf स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को vf स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए vf स्क्वायर का जो vf है वो vf स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ऑफ कोर्स vf स्क्वायर था 2g ब्रैकेट h माइनस y, तो vf क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g ब्रैकेट h माइनस y। ऑफ कोर्स द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स की कोई भी नंबर का अगर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन स्पीड हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लिया हुआ। So if we have been asked to find out the ball's velocity, we would use the negative sign of the square root as y component indicates the downward motion. तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन के हिसाब से जो वैल्यू है वो वैल्यू लिया हुआ है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का वैल्यू है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर वो
ये है, if we have been used the negative value of the square root as y component indicates the downward direction, तो y component क्या इंडिकेट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो यू कैन यूज अ नेगेटिव साइन एज वेल, बट इट डजंट डिपेंड अपॉन जो स्पीड होता है, दैट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेके हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल एट y if the at instant of the release is already has a initial velocity vi। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने पहले जब बॉल को रिलीज किया था, यहाँ पे जब हम लोगों ने बॉल को रिलीज किया था तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अभी हम लोगों को ये कंसिडर करना है कि बॉल ये जो h हाइट पे है वो h हाइट पे ऑलरेडी कहीं और ऊपर वाले हाइट से हम लोगों ने उसको ड्रॉप किया है, और जब वो h हाइट पे पहुंचा है तो उसके पास कोई तो वेलोसिटी है, ठीक है। दैट वेलोसिटी वी विल कॉल इट एज अ vi, दैट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोगों को अभी ये कैलकुलेट करना है कि vf क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू vi, क्योंकि पहले हम लोगों ने vf vi क्या लिया था, vi हम लोगों ने 0 लिया था, क्योंकि जब हम लोगों ने बॉल को ड्रॉप किया था हमारे हाथ में वो बॉल था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जब बॉल को हम लोग कोई और हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, जब वो h हाइट तक जा रहा है तो h हाइट पे आने के बाद उसके पास कोई तो वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी कंटिन्यू कर रहा है नीचे, और वो जब y हाइट पे आएगा उसके पास दूसरा वेलोसिटी रहेगा, दैट इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी, सो vf होएगा, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। So again, what we are going to do is we are using the same equation: conservation of mechanical energy, kinetic energy, initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy। तो final potential energy यहाँ पे क्या है, mgy। ऑफ कोर्स कोई बॉल जो है वो पर्टिकुलर हाइट y पे है फाइनली, और इनिशियली वो कहाँ पे था, h पे था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे vi भी लिया हुआ है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसके पास ऑलरेडी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट दिस एंड्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सब जगह पे n कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो बॉल इनिशियल वेलोसिटी पे हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी पे ना हो, m के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एज लॉन्ग एज वी आर कंसिडरिंग कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो मास का टर्म आता था, और जिसकी वजह से यू कैन सी दैट कि जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हेवी ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी फॉल करते हैं एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कोई भी कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी कितना भी लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से नीचे गिरते हैं। So again, if you arrange for the vf square, you will get vf square is equal to vi square plus 2g bracket h minus y, and then we don't need vf square, we need vf, so we'll take a positive square root on the both sides, so we'll get vf is equal to square root of vi square plus 2g bracket h minus y. So this result is consistent with the expression vf square is equal to vi square minus 2g bracket vf yf minus yi। सो yf माइनस yi मतलब क्या हो गया कि h के जगह पे हम लोगों ने y कंसिडर किया है, क्योंकि हम लोगों को कंसिस्टेंसी रखना है। हम लोगों ने हाइट को h कंसिडर किया, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे हाइट को अगर वेरिएबल कंसिडर करते हैं इनिशियल और फाइनल हाइट को, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या कर सकते हैं, yf माइनस yi कंसिडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने फाइनल को पहले लिया, इनिशियल को बाद में लिया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग ग्राउंड पे ड्रॉप करते हैं तो उसका जो इनिशियल हाइट होता है वो इनिशियल हाइट हम लोग पहले लेते हैं, फाइनल हाइट जो होता है वो हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो तुम h माइनस वाई दिया हुआ, अगर मैं इसको y माइनस एच करता हूँ यहाँ पे माइनस साइन एक बाहर आएगा, तो वो माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ चुका है फ्रॉम द काइनेटिक्स वेयर y इज इक्वल टू h, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इनिशियल हाइट जो होता था वो इनिशियल हाइट क्या है, h, सो यू कैन सी दैट कि उसके ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें h पहले आता है एंड देन माइनस y बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पोजीशन स्विच करते हैं तो इसका मतलब एक माइनस साइन बाहर आएगा, वो माइनस साइन हम लोगों ने यहाँ पे 2g के बाजू में लिखा हुआ है, ठीक है। Furthermore, this result is valid even if the initial velocity is at an angle to the horizontal। मतलब अगर हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एंगल पे अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम लोगों को सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर करना है, क्योंकि ये जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो हमेशा वर्क करता है। सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये रीजन है, क्या किस बात का रीजन है कि अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एंगल पे भी वो बॉल रिलीज किया होता तो भी उसका जो भी फाइनल आंसर आता था वो फाइनल आंसर सेम ही आता। तो उसका रीजन क्या है कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी।
अब वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, हम लोगों ने देखा है काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें vi स्क्वायर आता है। सो अगर हम लोग कोई भी वेक्टर का अगर स्क्वायर लेते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, वो स्केलर हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वो स्केलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई वेक्टर नहीं है तो उसका कोई डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कौन से एंगल पे जा रहा है उससे भी कोई डिपेंड नहीं करता। तो वो कोई भी एंगल पे अगर हम लोग उसको रिलीज करेंगे स्टिल वी कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंडली दूसरा वहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, the change in the gravitational potential energy depends only upon the change in a position in a vertical direction। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग किस हाइट पे, ठीक है, वो हाइट हम लोगों ने कैसे अचीव किया है, किस किस एंगल में जाके अचीव किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये दो रीजंस की वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पर्टिकुलर एंगल पे भी रिलीज करते हैं, सीधा अगर हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज नहीं करते, कोई एंगल पे भी रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली हम लोग वी कैन यूज द सेम इक्वेशंस जो हम लोगों को पहले मिल चुके हैं। जैसे कि ये इक्वेशन हम लोगों को मिला है, कौन सा वाला, Vf इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vi स्क्वायर प्लस 2g ब्रैकेट h माइनस। तो ये इक्वेशन हम लोग फिर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कंसिडर करेंगे पेंडुलम। दिस इज वेरी फेमस एग्जांपल है, बहुत सिंपल और बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर तुम लोग मतलब 12वीं के बाद भी अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो, 12वीं या फिर पीएससी वाले अगर एमएससी में भी जाएंगे तो भी हम लोगों को पेंडुलम का एग्जांपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आगे भी बहुत सारे मैकेनिक्स है, मतलब उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हर बार हम लोग पेंडुलम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पेंडुलम इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, और जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू मिला है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम होता क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m अटैच्ड टू द लाइट कॉर्ड ऑफ लेंथ l। द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट when the cord makes an angle theta with respect to vertical and pivoted at a p is frictionless। तो p पॉइंट जो है वो फ्रिक्शनलेस पॉइंट है। ऑफ कोर्स जब वो पेंडुलम एक एंगल पे जाके रिलीज करके हम लोग जब वो बैक एंड फोर्थ स्विंग करेगा तो वो स्विंग में क्या होगा कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है स्विंग का, वो स्विंग का एनर्जी ये नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो उसकी वजह से मतलब क्या बोलते हैं कि एयर वो जो पॉइंट है वो फ्रिक्शनलेस होने की वजह से वो जो स्विंग है वो स्विंग का एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मतलब क्या है, बी पे होगा, तब उसका स्पीड क्या है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों करना है, बेसिकली क्योंकि वो जो बॉल जो है वो बॉल का ओरिजिनल पोजीशन क्या था, बी पे था। जब हम लोगों को उसको स्विंग कराना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोगों को ए पे लेके जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी दे। जब वो बॉल हम लोग ए से रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे हैं, एंगल थीटा ए हम लोग बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग एंगल बनाते हैं और अगर हम लोगों को वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर डैशेस लाइन देखोगे तो पी, यहाँ पे हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एक एंगल मिला, हम लोग वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द पाइवोटेड पॉइंट जो होगा उसके हिसाब से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज जस्ट अ साइन कन्वेंशन। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव भी कंसीडर करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करें, तो हम लोगों को हर बार वो पॉजिटिव ही कंसीडर करना। सो ऑफ कोर्स एट पॉइंट ए हाइट क्या हो जाएगा, L cos थीटा है। ऑफ कोर्स L cos थीटा है क्यों हो जाएगा, क्योंकि L cos थीटा में मतलब क्या है, हम लोगों को एट पॉइंट ए जो होगा, ऑफ कोर्स हम लोगों को ये हाइट कैलकुलेट करना है, ये वाला पी ए हाइट कैलकुलेट करना है, यू कैन सी दैट। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पी ए जो हाइट होगा, सॉरी, वो पी ए हाइट ऑलरेडी L होगा। लेकिन अगर हम लोगों को ये हाइट कैलकुलेट करना है तो ये हाइट क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये तो डिस्टेंस पता है L, यहाँ पे एंगल पता है थीटा। सो जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, बेसिकली एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड इसका कौन सा है, ये वाला साइड। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का साइड की वजह से ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा ए। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन होगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम लोग पाइवोटेड पॉइंट्स को अगर हम लोग ओरिजिन मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो पेंडुलम है, इसकी वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव लेंगे। नेक्स्ट इज वाई बी क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि वो जो बी पॉइंट पे रहेगा तो बी पॉइंट पे वो क्या होगा, ऑफकोर्स उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ एल है, तो वो माइनस एल हो जाएगा। सो देयरफॉर
पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है ya के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस mgl cos थीटा। और जो बी पॉइंट है उसके ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, mg के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस mgl हो जाएगा। सो अगर हम लोग फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जब उसको रिलीज करेंगे तब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, रिलीज करने के बाद उसके पास वेलोसिटी आएगा, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता है माइनस mgl cos थीटा हो जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mvb स्क्वायर माइनस mgl, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोग उसको vb के लिए हम लोग उसको अरेंज कराते हैं जो हम लोगों को चाहिए, सो विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टेंशन tb इन द कॉर्ड बी। टेंशन जो होगा वो टेंशन क्या होगा, so because of the force of the tension does not work, जो टेंशन फोर्स होता है वो वर्क नहीं करता, we cannot determine the tension using the energy method। तो यहाँ पे हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो वर्क नहीं करता। अगर वर्क नहीं करेगा तो वो क्या नहीं करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी को वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो टू फाइंड टीबी मतलब क्या है, जो टेंशन एट पॉइंट बी है वो हम लोगों को फाइंड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सिंपलेस्ट आइडिया क्या लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So first recall that centripetal acceleration of the particle moving in a circle is nothing but v square upon r। तो पार्टिकल कोई भी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v square upon r, तो in the direction towards the center of the rotation। So because r is equal to l, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो पेंडुलम में जब वो a से b तक जाता है और b से c तक जाता है वो एक पर्टिकुलर आर्क बनाता है। सो यू कैन से दैट कि ये जो आर्क है, दिस आर्क इज नथिंग बट द आर्क, एक पूरा सर्कल का आर्क है जो सर्कल का रेडियस l है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से हम लोग उसका सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द टेंशन, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टीबी माइनस mg। mg जो होगा वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, टीबी जो होगा वो टेंशन होगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट MAR। तो यहाँ पे AR क्या हम लोगों का सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mvb स्क्वायर l। तो अगर हम लोग उसको रीअरेंज करते हैं, TB माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर l, तो TB कितना हो जाएगा, mg प्लस 2 mg ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा है। तो अगर हम लोग उसको mg अगर कॉमन निकालते तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 cos थीटा है। Okay, so from 2 we can see that the tension at a point B is greater than weight of the sphere। ठीक है, तो जो टेंशन है वो टेंशन क्या है, ग्रेटर देन वेट ऑफ द स्फीयर। वेट ऑफ द स्फीयर क्यों ज्यादा क्यों है, क्योंकि यू कैन सी दैट mg इज नथिंग बट अ वेट ऑफ द स्फीयर, क्योंकि हम लोगों का मास जो होता है और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसको प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को वेट मिलता है। ओके, तो वेट इज अ फोर्स, वेट इज वेट जो होता है वो फोर्स होता है। वेट हम लोग केजी में मेजर नहीं करते, हम लोग मास केजी में मेजर करते हैं। जो वेट होता है वो न्यूटन में मेजर किया जाता है, बिकॉज इट इज अ फोर्स। बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हम लोगों का जो वेट होता है वो वेट अलग होता है, और हम लोगों का इंट्रिंसिक मास जो मतलब बॉडी जिससे बनी हुई है उसका जो मास होता है वो मास अलग, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन गेट अ वेट। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर तुम लोग कोई हेवी प्लैनेट पे जाओगे कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो तुम लोगों का वेट जो होगा वो वहाँ पे अलग अलग आएगा, लेकिन उसका तुम लोगों का मास जो होगा वो मास सेम, क्योंकि हर एक प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसकी वजह से वहाँ पे वेट अलग अलग आता है, मास अलग अलग नहीं आता, ठीक है। सो अगर ये तुम लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों का मास अलग अलग आता है और वेट भी अलग अलग आता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। जो मास होता है वो मास हर प्लैनेट पे सेम होता है कहीं भी जाओ, लेकिन जो वेट होता है वो वेट अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम कौन से प्लैनेट पे जा रहे हो और वो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो फर्दर मोर जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन हम लोगों को क्या देता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट टीबी इज इक्वल टू mg व्हेन इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। सो cos 0 is equal to 1, so 3 minus 2 is equal to 1, so that is nothing but TB will give you only mg, ठीक है। So that's it for this lecture students। I highly recommend you कि तुम लोग
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उसका जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी तक देखे वो एग्जांपल तुम लोग देखो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। तो ये प्रॉब्लम्स तुम लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। जब तुम फिजिक्स को आगे जाके पढ़ोगे तो ये जो सिंपल सिंपल अभी जो हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं वो फिजिक्स हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, so that's it for this lecture, just come for the next lecture में हम लोग और भी चीजें देखेंगे। थैंक यू।